हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके थे, जून 2011 का क्वेश्चन पेपर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो भी आपको कुछ डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से रिप्लाई मैं करूँगा। हम लोग नेक्स्ट आए हैं दिसंबर को लेकर के। दिसंबर 2011 का पेपर देखते हैं आज। देखिए, पेपर तो क्वेश्चन लंबा होते हैं, जानते ही हैं, तो थोड़ा सा टाइम को सेविंग करने के लिए और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं आप देखने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कोई भी सजेशन हो आप डेफिनेटली उसको आप दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो 50 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड भी किया जा सकता है, एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर मैं बताया भी था लास्ट क्लास में भी कि क्वेश्चन पेपर हम लोग केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि कुछ फैक्ट्स और क्लियर हो सके। जैसे 50 क्वेश्चन है तो केवल 50 क्वेश्चन आपके तैयार नहीं होंगे, इससे लगभग मान के चलिए कि 200 से 300 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। और आप देखते होंगे, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, जब क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख जाते हैं, किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप समझिए कि आप अपना लक्ष्य के प्रति और नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, डिटेल पढ़िए, और चीज़ें अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, निश्चित रूप से बनाया जाएगा। ओके, लेकिन मैं सोचा कि धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जानते सब कुछ चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो विदाउट एनी कोई लेट के चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कब का है? 2011 दिसंबर। ओके, पेपर है, जैसे थंबनेल आप देखे भी होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स कि किस प्रकार से कोई ऐसा ट्रेड का व्यवहार कर रहे हैं जो कि कंपटीशन को कम कर रहा है, क्या कुछ ऐसा कर रहा है जो कि इलीगल है। तो इसके लिए क्या है? फेमा 99। ओके, इससे पहले ये क्या था? फेरा था। ओके, फेरा 1973। देखिए, एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि फेरा को ही चेंज करके फेमा आया हुआ है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जानते हैं, ये ओल्ड हो चुका है। नेक्स्ट इस समय कौन चल रहा है? 2019। तो 2019 में आगे क्लास से डिस्कस की जाएंगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट, एक्चुअल में इसका नाम क्या है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991। तो जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज की बात की गई है वो फेमा में की गई है, राइट, जो कि फेरा के स्थान पर आया था। फेरा में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, इसमें कारावास की भी सजा हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ा फेमा आया केवल मैनेजमेंट के लेकर के था। ओके, तो इसलिए इसको थोड़ा चेंज करके इसको लाया गया है, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का मेन बेसिक क्लियर यही है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो विभिन्न विभिन्न टाइप से क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर पाते हैं। इसमें नेक्स्ट है, इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। तो न्यू इंडस्ट्रियल देखिए बताया ना, देखिए उससे पहले वाला भी बता दिया था मैं कि इसको रियल में क्या कहता है? न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहता है, जिसमें एलपीजी लागू हुआ था। आप लोग जानते होंगे कब लागू हुआ था? 24 जुलाई 1991। ओके, तो ये तैयार रखिए। नेक्स्ट पे और चीज़ें देखी जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो द नरसिंह कमेटी मेड, जानते हैं नरसिंह कमेटी किस लिए है? जो ही नरसिंह कमेटी आए, बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट, विदाउट एनी कोई थिंकिंग आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको इसको एड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जहाँ पे मुझे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से वहाँ पर टाइम दूंगा, लेकिन जहाँ फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको कोशिश करिए कि एक पेज पे लिख लिया करिए। सबसे इजी पढ़ने का तरीका है कि जो भी ये पेपर पढ़ा जाए आराम से लिखिए दिसंबर 2011 और एक पेज बना लीजिए। ओके, और पेज पे क्या करिए? उसको लिख लिया करिए। एक पेज आएगा, आराम से एक पेज पे लिख लीजिए,
उसको याद कर लीजिए। तो क्या होगा कि एक पेपर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो थोड़ा सा ईजी चीज़ें रहेंगी। मैं तो ऐसे ही तैयार करता था, राइट। तो आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूँ, मुझसे भी बेहतर कोई ऑप्शन होगा तो आपको यूज करिए, नो डाउट। नेक्स्ट है दिस इन्वेस्टमेंट टेंड टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखिए डिस इन्वेस्टमेंट टेंड टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये तो फिक्स है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है? जब गवर्नमेंट की कोई कंपनी होती है जो शेयर है, शेयर को गवर्नमेंट प्राइवेट करने से सेल करने लगती है अपनी ओनरशिप को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऐसे समझिए, इन्वेस्टमेंट्स मीन्स जब कम, जैसे मान लीजिए कि नेशनलाइजेशन जो बैंक इंदिरा गांधी जी ने किया होगा, उस समय बैंक के शेयर को परचेज कर रहे होंगे तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, तो उस समय इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, राइट। और इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस शेयर को सेल कर रही है। जैसे LIC है, तो LIC में कंपनी जो भी गवर्नमेंट उसको सेल कर रही है, इसीलिए उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, राइट। तो जब कंपनी अपनी ओनरशिप शेयर प्राइवेट के क्षेत्रों को सेल करने लगती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, राइट। तो ये तो करेक्ट है कि कोई भी, जैसे LIC के देखिए कितना भगदड़ मच रहा है, LIC प्राइवेट हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयज के लिए दिक्कत की बात है। लेकिन इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये गलत है, राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला इट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुक्स दिया गया है इंडियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए बुक्स है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको क्लियर रहेगा। तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? ये सेम है, किसके द्वारा? इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म भगवती जी के द्वारा। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस चक्रवर्ती एस। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी ड्रेन जे एंड अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, चलिए RJ, ओके। तो ये सेम है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, केवल इसको याद कर लेना है। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म किसके द्वारा? जे भगवती के द्वारा। डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा? चक्रवर्ती एस के द्वारा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी ड्रेन जे एंड अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है, जो कि जानते हैं 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ओके। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो चलिए RJ के अनुसार, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। देखिए पहले इक्वेशन समझ लीजिए। इस इक्वेशन को समझने के लिए आप जानते हैं बैलेंस शीट को पहले समझिए। बैलेंस शीट में जानते हैं कि ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। लायबिलिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक शेयर होता है या इक्विटी शेयर कह सकते हैं, और एक मान लीजिए कि और अदर लायबिलिटी होती है, ओके। यहाँ पर क्या होगा? एसेट्स होगा, ओके। अब इस इक्वेशन को यहाँ बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस अदर लायबिलिटीज, यही मेन है। इसी को देख लेना है कौन इसे फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे एसेट्स है तो माइनस इक्विटी करेंगे, लायबिलिटी सही हो जाएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, इक्विटी सही हो जाएगा। एसेट्स प्लस लायबिलिटी करेंगे तो क्या सही होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये गलत हो गया, ओके। और लायबिलिटी इक्विटी है ही, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता है, राइट। तो केवल ये ध्यान रखना है, नॉट ये, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस अदर लायबिलिटीज। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे तो अपने पक्षांतर करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा हमेशा के लिए, इक्वेशन की थ्योरी है वो, ओके। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, राइट। एक इसमें क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट्स। तो क्या है इसकी, क्या बताया जा रहा है कि यदि लायबिलिटी में इंक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट कहा जाता है, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कहा जाता है। यही सत्य है कि जो ही आपकी क्रेडिट बढ़ने लगे तो समझिए कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ओके। आपकी लायबिलिटी जैसे बैंक है, आप देखे होंगे क्रेडिट का मैसेज आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। लेकिन इस बात को ध्यान रख रहिएगा कि बैंक मैसेज कर रहा है इसलिए उसकी क्रेडिट बढ़ रही है, लायबिलिटी उसकी बढ़ रही है, ओके। अपने नहीं सोचना है, क्योंकि अकाउंट कौन तैयार कर रहा है? बैंक।
और बैंक के लिए आप जो पैसा जमा कर रहे हैं या आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा कर रहा है तो बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, लायबिलिटी है। ओके, इसीलिए इसको लायबिलिटी कहा जा रहा है, राइट। क्रेडिट को लायबिलिटी कहा जाता है। और डेबिट कहा जाएगा तो इसका मतलब पैसा मांग ले रहा है बैंक, डेबिट कहा जाए, डेबिट हो गया था, पैसा से मुझे कट गया है, समझ रहे हैं। इसका तो डिक्रीज आर डेबिट, और लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि डेबिट हो रहा है, राइट। तो ये कैसे समझना है, बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हम अकाउंट तैयार करेंगे तो जब पैसा देना होगा उसको क्रेडिट करेंगे, ओके, लेना होगा तो डेबिट करेंगे। लेकिन जब बैंक कर रहा है तो बैंक अपने अकॉर्डिंग तैयार करता है, इसलिए क्रेडिट का मैसेज आता है तो खुश होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, एक बार इसको देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। The admit C into partnership from 1 for share and the new ratio between A and B is 2:1. The sacrifice ratio क्या है? जो sacrifice ratio का पहले फार्मूला समझ लीजिए कि ओल्ड रेशियो ओके माइनस न्यू रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पहले के रेशियो है उसको और न्यू रेशियो को देखना है। ओल्ड रेशियो तो पता चल जाएगा कि 3/5 है और 2/5 है, ओके। लेकिन न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट करना है। यहाँ पे न्यू रेशियो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करते हैं, ऐसे समझिए। न्यू रेशियो के लिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये 1/4 है, तो रेस्ट आपके लिए क्या करेंगे, तो ये पूरा टोटल क्या होगा ऐसे समझिए, पूरा रेशियो क्या होगा 1, इसमें से 1/4 दे दीजिए, 1/4 तो कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, टोटल 3/4। अब देखिए नया रेशियो निकालिए, 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 29। ओके, ये किसका हो गया, ए का। बी का कैलकुलेट करिए, 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, इसका कितना जाएगा 6 इंटू 20। कैसे आ रहा समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ अमाउंट से इसको पुराने अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि न्यू रेशियो उनका क्या है। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब न्यू रेशियो तीनों का निकालिए, ए बी सी का था, ए बी सी का है। देखिए ए का कितना हो जाएगा 9/20, बी कितना हो जाएगा 6/20, सी का 1/4 है। 1/4 को क्या कर सकते हैं 5 इंटू 20 लिख सकते हैं। कैसे हो गया, इसको बराबर करने के लिए 4, इसको क्या करेंगे 20 गुना 5 गुना कर दिए तो 5 गुना इसको भी कर देंगे, राइट। ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये न्यू रेशियो आ गया। अब क्या करना है कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देना है। ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, ओके। और माइनस कितना करना है, ए का कितना है 9/20। अब कैसे निकलेगा 20 12 9 3/20, ओके। बी के लिए कितना हो जाएगा, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 6/20, तो इसका कितना हो जाएगा 24 8 माइनस 6 2/20, इसका कितना आया था 3/20 2/20, दोनों को इक्वल है तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया 3:2, इससे क्या हो जाएगा 3:1, ओके 2, राइट। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग लायबिलिटीज टू ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होता है शेयर कैपिटल, आफ्टर दैट बैंक लोन, थर्ड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट फोर्थ पे, ओके। तो ये सीक्वेंस देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ए शेयर इज गिवन। देखिए वैल्यू टू प्रकार की होगी। फर्स्ट इज इंट्रेंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य जिसको कहा जाता है, और नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ओके, डिमांड सप्लाई से डिटरमाइंड होगी। जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे होगी, टोटल नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स होंगे एसेट्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 100 शेयर डिवाइड, एसेट्स से 100 करोड़ की 10 शेयर है तो हो जाएगा 10 इंट्रेंसिक वैल्यू। ओके, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है when demand curve is rectangular hyperbola the elasticity of demand will be। rectangular hyperbola means आयताकार अधिप्रवलय। आयताकार अधिप्रवलय क्या होगा, ऐसे समझिए, ओके, दैट एरिया इक्वल टू दिस एरिया। जब इक्वल हो जाए, अब ऐसे नहीं, थोड़ा सा ले सकते हैं और बनाना हो तो, ओके, ऐसे कर लें। जब ये बराबर हो जाता है तो इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कब होगा, यूनिट डिमांड में इक्वल। ओके, तो ध्यान रख लीजिएगा ये चीज़ें, जब आप इकोनॉमिक्स में सीरीज पढ़ाए हैं उसमें मैं बताया भी हूँ, तो जाकर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए टर्म्स विच डिस्क्राइब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब एक संसाधन के बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो जब आप एक यूज में यूज करते हैं तो और चीज़ों को जब छोड़ रहे होते हैं उसी कॉस्ट को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए ए बार्गेन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नो, कॉस्ट ऑफ रिलेटेड टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन नो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नो, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट है अरेंज द बुक्स ऑर्डर इन विच द अपीयर्ड। देखिए तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सही, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस बे जमोल बमोल, इसको याद रखिएगा कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस किसके द्वारा लिखा गया है, बुक्स डब्ल्यू.जे. बमोल के अनुसार। एंड इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक आर.जी. लिप्सी के द्वारा, इकोनॉमिक्स पी सैमुअल्सन के द्वारा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जोएल डीन के अनुसार। तो ये क्वेश्चन को ईयर के अनुसार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू आर रिमेंबर इट, राइट। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू इज एट द क्वांटिटी दैट जनरेट मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू एंड नेगेटिव बियॉन्ड द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो। जीरो की जो वैल्यू होती है, उसके बाद यदि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, घटती जाएगी, नेगेटिव बियॉन्ड होने लगेगा। कब, जीरो पर सबसे ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट utility will be maximized when the marginal utility of expenditure in direction bring the same increment of utility। सही है, एक कंज्यूमर विल ट्राई मैक्सिमम यूटिलिटी, कंज्यूमर चाहता भी है कि उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी हो, तो इसलिए ए एंड बी इज बोथ आर ट्रू, राइट। इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमम करना चाहता है मार्जिनल लेवल पे, और वो कंज्यूमर चाहता है कि हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी किया जाए, राइट। नेक्स्ट a predominantly illiterate area, okay, consisting 10,000 population, data has to be collected from 10% of them, the appropriate techniques for the data collection will be। जानते हैं इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, ओके। जब अशिक्षित है तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चनर का प्रयोग करते हैं जब शिक्षित के लिए, ओके। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चनर देते हैं और रिस्पोंडेंट के द्वारा फिलअप किया जाता है। शेड्यूल अशिक्षित के लिए प्रयोग किया सकता है कि आप पूछ कर भर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंटरव्यू के द्वारा शेड्यूल भी भर सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके सबका इंटरव्यू लेंगे और उसके आधार पर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन इज इंटरव्यू, राइट।
नेक्स्ट है इन यूनिमोडल एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज लाइक दिस। देखिए तो इसका ऑप्शन मीन मीडियन मोड हो जाएगा जब यूनिट मॉडल पूछा जाएगा तो, राइट। जब ऐसे पॉजिटिव पूछा जाए, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव कैसे बनता है, ऐसे, ओके। यहाँ पर क्या होगा, मीन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मीडियन मोड। इस इक्वेशन क्या रखना है, निगेटिव में क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे। इसमें क्या होगा, मीन मीडियन मोड इज, सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, मोड होगा, उससे छोटा मीडियन होगा, उससे छोटा मीन होगा। तो ये सिस्टमेटिक ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सिचुएशन बनता है और इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग टेस्ट। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट दिए गए हैं, जानते हैं का इसको टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो उसको आप जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जेड टेस्ट में फ्रीडम नहीं देखी जाती है, राइट। फ्रीडम क्या है, सिंपल से एग्जांपल ऐसे समझिए तो आपको ये समझ में आए। मान लीजिए कि मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 पर्सन, ओके, और 3 ये सीट है। मान लीजिए कोई बस में बैठे हैं 3 लोग, तो जब पहला व्यक्ति जाएगा तो यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है। तो इसको कहा जाएगा कि इसके पास तीनों ऑप्शन है। जब मान लीजिए कि एक जाके यहाँ बैठ जाए, कोई व्यक्ति है एक, दूसरा व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ओके। जब तीसरा जाएगा व्यक्ति बैठने के लिए और मान लीजिए कि यहाँ बैठ गया, तो इसको फिक्स है कि यहीं बैठेगा, इसका मतलब इसके पास ऑप्शन नहीं है। इसी को फ्रीडम कहा जाता है। तो फ्रीडम क्या होगा, 2, यहाँ बैठने का, यहाँ बैठने, मीन्स पहला और दूसरा व्यक्ति को बैठने का ऑप्शन है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, लेकिन तीसरे के पास नहीं है, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है सिंपल वे में। और डिटेल पढ़ना होगा तो मैं उसके लिए अलग से क्लास पढ़ाया हूँ, तो जाके देख भी सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड, सॉरी, माइनस इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जेड में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये भी गलत क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉफिट, मिरेकल, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, राइट, ज़्यादा ही होती हैं। टैली भी आता है, एसपीएसएस भी आता है। नेक्स्ट ई मार्केटिंग में, ई मार्केटिंग क्या होता है, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज होगा, बाइंग गुड्स थ्रू होगा, सेलिंग भी होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ई मार्केटिंग में सब कुछ चीज़ें करते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फर्स्ट, पीटर ड्रकर, जानते हैं एमबीए के द्वारा थ्योरी दी गई है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एमबीए के द्वारा। एडवर्ड टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फॉल फंक्शनल थ्योरी, मैनेजमेंट की इंडस्ट्रियल थ्योरी। तो आप ऐसे मैच करा लीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कौन कौन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि ये फाइनेंस है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये प्रोडक्शन है, ये एचआर है, ओके, डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, ओके। इसी स्पेशलाइजेशन की बात की जा रही है। मेन एडवांटेज लाभ क्या होता है, एडवांटेज बढ़ता है, राइट, फंक्शनल के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक इसमें होगा, एक 1 बाय 1 करके समझ लीजिए तो और इजी हो जाएगा चीज़ें। लाइन क्या है, सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और यहाँ पर लाइन अथॉरिटी काम करती है, जो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, और नीचे वालों को सबसे कम अथॉरिटी दी जाती है। लाइन एंड स्टाफ, स्टाफ किस लिए होता है, लाइन रहेगा ही, लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी किस लिए होती है, एड एंड एडवाइस देने के लिए, एड एंड एडवाइस, सहायता एवं सलाह देने के लिए स्टाफ होंगे। इसकी बात मानने के लिए लाइन अथॉरिटी बाध्य नहीं है, मन करे तो माने, मन करे तो मत माने, ओके। फंक्शनल, फंक्शनल में जानते हैं कि एडवर्ड टेलर ने तो बताया था, एक प्लानिंग लेवल पे और एक शॉप लेवल पे। इसमें 4 टाइप्स बताया था, जिसमें आपसे बॉस देखे होंगे, गैंग बॉस, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर शॉप लेवल बताए थे कि इंस्पेक्टर है, क्लर्क है, कार्ड क्लर्क है, टाइम क्लर्क है, ये सब यहाँ फंक्शनल। कमेटी में जानते हैं यदि 5 लोग कमेटी में हैं तो 5 की बातों को मानी जाती है, इसलिए दैट इज
डेमोक्रेटिक ज़्यादा है ये। ओके, इसमें क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति आता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पर कमेटी में ऐसा नहीं होता है। कमेटी में यदि 5 पर्सन है तो 5 मेंबर जो भी होंगे उनका व्यू इम्पोर्टेंट है, और सभी को डेमोक्रेटिक तरीके से बात रखने का ऑप्शन भी है। ओके, नेक्स्ट है प्लान मेड इन द लाइट ऑफ ए कॉम्पिटिटर्स प्लान्स नोन एज। देखिए, जो कंपटीशन को देख करके, जो आपके कंपटीटर हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, उस प्रतिस्पर्धी को देख करके जो प्लान बनाते हैं दैट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, सिंगल यूज प्लान है। ओके, सिंगल यूज प्लान मीन्स एक बार अगर कंपटीटर को देख करके आप प्लान यूज कर लिए, दूसरे के लिए दूसरा यूज करेंगे। जैसे आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है ए प्रपोज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मे बी क्रिएट, क्या होगा, इमोशनल टर्नल टेंशन। ओके, नेक्स्ट हो सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल डिस्प्लेसमेंट, फियर ऑफ अनोन, ऑल ऑफ द अबव। ये चीजें हो सकते हैं, राइट, सब हो सकता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट मार्केटिंग इज द, देखिए यहाँ पर क्या है, डिफिनीशन है। यहाँ पर क्या होगा, मार्केटिंग मिक्स इज ए पैक फॉर 4 सेट वेरिएबल नेमली प्रोडक्ट वेरिएबल्स, प्राइस वेरिएबल, प्रमोशन, प्लेस। पढ़े ही होंगे, तो ये किसके द्वारा, मैकर्थी के द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केट टूल्स द फर्म यूज ऑफ परस्यू इट्स मार्केट ऑब्जेक्ट इन द टारगेट मार्केटिंग। ये किसके द्वारा दिया गया है, फिलिप कोटलर के द्वारा। ओके, और मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस बाय व्हिच प्रोडक्ट आर मैच्ड विद द मार्केट्स एंड थ्रू व्हिच ट्रांसफर टू ओनरशिप अफेक्टेड, कंडिफ, स्टील एंड गोविंद के द्वारा। और लास्ट में हो जाएगा मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद ऑल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये किसके द्वारा दिया गया है, फर्स्ट पे व्हीलर के द्वारा। ओके, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें से देखिए सबसे सिंपल से क्या है कि जो डिफिनीशन आया है वो इन फ्यूचर के लिए आप याद करके रखिए, तो इससे क्या होगा कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए डिफिनीशन हो सकता है दोबारा भी आ जाए, इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a mode of direct distribution system, multiple shops, door to door selling, brokerage agent, direct and देखिए ये तो डायरेक्ट है ही। मल्टीपल शॉप्स मीन्स आप ही अलग अलग शॉप्स खोल देते हैं तो भी डायरेक्ट हो सकता है, डोर टू डोर सेल कर रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन ब्रोकरेज अगर एजेंट रख दिए तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। ओके, मीन्स डायरेक्ट सेल करने के लिए ये ऑप्शन नहीं है, राइट, यहाँ पे ये समझना है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कैन सेल्फ पोर्टफोलियो है। ओके, इंटरनल सेल्स प्रमोशन सही है, मर्केंटाइज अलाउंस डीलर प्रमोशन, ओके सही है, काउंट एंड रीकाउंट स्टॉक कंज्यूमर प्रमोशन, ये इसका नहीं है। काउंट एंड रीकाउंट स्टॉक आपको किसके लिए है, इंटरनल सेल प्रमोशन या डीलर प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए है। ओके, एडवर्टाइजिंग मार्केट प्रमोशन के लिए सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। एडवर्टाइजिंग प्ले ए वाइटल रोल इन द सेलिंग प्रोड्यूस एंड सर्विसेज, जानते हैं कि सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट का मेन रोल होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स प्रमोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ए गुड एडवर्टाइजिंग प्लान, तो ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स contains 3 elements of service marketing trading: management, marketing agency and consumer market agency, government and consumer management employees and marketing agency, management employees and consumer। तो डी ऑप्शन होगा, मैनेजमेंट भी होना चाहिए, एम्प्लॉय भी होना चाहिए और कंज्यूमर भी होना चाहिए, राइट। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद शॉर्टेज वर्किंग कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है, इसका कहना यह है कि जिसका कम वर्किंग कैपिटल होता है उसके रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है। तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका शॉर्ट वर्किंग कैपिटल होगा तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस करंट एसेट्स ओवर करंट एसेट्स मींस करंट लायबिलिटीज में से घटाते हैं तो वही नेट वर्किंग कैपिटल होता है, सही, ये सही है। ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट लार्जर विल द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, तो जो बड़ी कंपनी होगी उसके ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, तो सही है। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 4 जिसमें आ रहा होगा वो सही है, फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शॉर्टेज नहीं, वर्किंग कैपिटल, ये वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ज़्यादा होना चाहिए था। ओके, तब ये ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग किसके लिए होती है? प्लानिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में टाइम एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इरिवर्सिबल है, राइट। तो इसको ध्यान रखे रहिएगा, जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल्स पढ़ेंगे चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ए कंसर्न। यहाँ बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो जो होती है मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी नहीं। इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स, नो। रूल ऑफ थंब अब ऐसी टेस्ट नहीं, 0.51 होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। जो रूल ऑफ थंब है जो पहले से कन्वेंशन चला रहा है वो 2. ये किसका है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज का। ओके, करंट रेशियो का। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एसेट्स इक्वल टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नो। ये भी इसका मतलब कि नॉन ऑफ द कोई नहीं होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में जानते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? डेब्ट, इक्विटी। ओके, तो एमएम अप्रोच बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रभाव इस प्रकार नहीं पड़ता है, लेकिन जो और थ्योरीज है उनका ये मानना है किसका? एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मानना है कि प्रभाव पड़ता है। ओके, सॉरी, नेट इनकम अप्रोच का मानना है कि प्रभाव पड़ता है, नेट इनकम अप्रोच का मानना है कि नहीं पड़ता है। ओके, तो इसीलिए देखिए नेट इनकम अप्रोच दिया है ना, नेट इनकम, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर एनओआई हो जाता यहाँ पे, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो यही हो जाता है। क्योंकि ये थ्योरी और ये थ्योरी लगभग सेम है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। यही बताती है कि इसका प्रभाव कैपिटल स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता है, वैल्यू पे। ये भी एमएम अप्रोच, मोदी-ग्लानी मिलर अप्रोच बताते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों। लेकिन यहाँ पर नेट इनकम बोला है, नेट इनकम ये वाला, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है, राइट। मोदी-ग्लानी मिलर डिविडेंड पॉलिसी फॉर्म इरेलीवेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करिए कंपनी का, चाहे मत करिए, कोई भी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इरेलीवेंट बनाता है। और इसके पक्ष में कौन से दिए हैं? जैसे इसमें मैं बताया था ना, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, इसमें कौन सा है? वाल्टर है एंड गॉर्डन है। ओके, तो अगर ये वाल्टर पूछ देता और गॉर्डन का तो रिलेवेंट हो जाता है। ये रिलेवेंट अप्रोच दिए हैं और इरेलीवेंट ये में मोदी-ग्लानी मिलर अप्रोच दिया गया है, राइट। इस बात को ध्यान रखे रहना है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज द ब्रेन चाइल्ड विद करियो इशिकावा। मीन्स जो कॉन्सेप्ट क्वालिटी सर्कल्स का है वो किसके द्वारा दिया है? करियो इशिकावा के द्वारा, जापान के अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा दिया गया है, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं? बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, उसके परफॉर्मेंस हम अप्रेजल करते हैं, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू। जो लोग इसके पीछे क्लास देखे होंगे उसमें क्वेश्चन आया था असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर में पोटेंशियल ग्रोथ देखा जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन का ध्यान रखे रहिएगा। जॉब इनरिचमेंट में बताया था, जॉब इनरिचमेंट मीन्स और आपको अलग अलग कार्य दिया जा रहा है, जॉब इवैल्यूएशन किया जा रहा है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन, पोजीशन का डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है हाई मोरल ऑलवेज लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एकदम समझिए कि तकिया कलाम समझ लीजिए। ओके, कि हाई मोरल ऑलवेज जहाँ शब्द है इसको हमेशा काट दीजिए। पहली बात तो ये है, ये तो हमेशा ऑप्शन गलत हो जाएगा जहाँ जहाँ फर्स्ट होगा, राइट। नेक्स्ट में ये हो सकता है कि हाई मोरल से क्या हमेशा हाई प्रोडक्टिविटी होगी? नो। लेकिन हाई मोरल नीड्स नॉट नेसेसरी रिलेट टू हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि आवश्यकता है, नेसेसरी है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज के कारण भी कि हमेशा मोरल से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए तो यहाँ पर फॉलोइंग ऑर्डर में क्या करते हैं? पहले आप क्या करते हैं? रिक्रूट करेंगे, थर्ड पे
रिक्रूट करेंगे, आफ्टर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, ये फर्स्ट पे, ये सेकेंड पे, थर्ड पे अप्रेजल करेंगे, उसके बाद अप्रेजल करेंगे, राइट। तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। फाइंड आउट द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। ये तीनों बैंक कौन से हैं, ये नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसलिए अलग हो जाए, केंद्रीय बैंक है, ओके। नेक्स्ट, सिडबी वाज सेटअप इन द एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, तो किसके द्वारा है, आईडीबीआई के द्वारा, राइट। और सिडबी का स्थापना 1990 में किया भी गया था, राइट, तो ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इन्वेस्टर टू प्रीफर ए बैंक डिपॉजिट्स, क्यों करते हैं प्रीफर, द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक डज नॉट इन्वेस्ट द सिक्योरिटीज, द बैंक ऑफर ए गारंटी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर एसएलआर इज इंश्योर, क्या होता है, लिक्विडिटी के लिए, ये मेन क्या है, लिक्विडिटी, ओके, इस बात ध्यान करिएगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द बैंक, सीआरआर एसएलआर इसलिए नहीं होता है, क्रेडिट पॉलिसी पढ़े होंगे गवर्नमेंट की, सॉरी आरबीआई की, तो उसमें आप देखे होंगे ये किस लिए पढ़ा जाता है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक को, बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन को चेंज करने के लिए सीआरआर एसएलआर होता है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, जो अपने पास रखता है बैंक, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो आरबीआई के पास दिया जाता है, राइट। NABARD has taken over the entire function, ADRDC, SIDRBI, RPCDRBI, all of the above, सभी है, all of the above इसमें है, ओके। नेक्स्ट है, which of the following is the best example of agreement between oligopolist, oligopoly means cartel एक तरह से, एसोसिएशन, तो इसमें क्या होगा, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन, ओके, कंपनीज, जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है एक्सपोर्टिंग के लिए है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। और ये जो भी पेट्रोल, जैसे सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ये सब चीज़ें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बगदाद में, सॉरी बगदाद में, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये किस लिए है, ताकि जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है उसको कंट्रोल करके सेल किया जा सके, राइट। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपोज्ड बाय मार्टिन ओलेन के द्वारा, जो मॉडर्न थ्योरी कही जाती है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को, राइट। जेएस मिल को जानते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्योरी है, डेविड रिकार्डो की एडवांटेज थ्योरी है, और ये वैसे लिखा गया है, ओके। लेकिन इस तीनों को ध्यान रख रखना है। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश एंड डेवलप्ड इंडियन रेलवे, तो सही बात है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है, जानते हैं 1853 में प्रथम रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में, तो क्यों किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। द ब्रिटिश आर कीनली इंटरेस्टेड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर रही थी, नो, व्यक्ति के शोषण करने के लिए, ताकि कोई भी रिसोर्सेज है, ओके, चाहे मैन पावर है या कोई रॉ मटेरियल है, ओके, एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पर करने के लिए किया गया था, ताकि कहीं पर युद्ध हो तो पब्लिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके इजिली, यदि रॉ मटेरियल को कहीं प्लेन एरिया में भी है तो उसको समुद्री एरिया तक पहुंचा सके, इजिली पहुंचा सके, इसलिए ज़्यादा किया गया था। इसलिए रीजन आर द इनकरेक्ट बट assertion इज द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, which of the following is also known as the वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है, IBRD, IBRD को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इस बात का ध्यान रख रहिएगा, राइट। और इसके साथ IDA आ जाए, ओके, IDA, तो ये भी आता है, राइट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसको भी आप ले सकते हैं, दोनों मिला करके वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, IDA, ओके, और ये दोनों को मिला करके वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन क्रिएटेड फर्स्ट टाइम, कब हुआ था, 2005 में, राइट। तो ये कब हुआ था, 2005 में, लेकिन इस बात को ध्यान रख रहिएगा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ही लागू हुआ था 2005 में, इसलिए इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, 2005 में एग्जिम पॉलिसी के अनुसार नहीं हुआ था, किसके अनुसार था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अनुसार हुआ था, राइट। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग देखे थे, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को
चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जो भी कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो आप कमेंट करिए, उसको हमसे बताया जाएगा। देखिए पेपर था इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा था, क्योंकि देखिए पेपर में तो आप सब कुछ बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए तो अलग अलग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से मिल रही होंगी, जो कि पेपर देखने से कुछ रिवीजन, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, किसको लेकर के बैंक बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन और आगे बढ़ता जाएगा और चीज़ें आपके पास कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि कुछ ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया, तो आगे देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पूछा जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब लागू हुआ। तो जब आप यह जानते हैं 2005 में लागू हुआ था, कहाँ से लागू हुआ था, चाइना से लागू हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाई चाइना। तो आप जब ये सब चीज़ें रखेंगे ना, देखेंगे 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन आया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने का मेन मोटिव हम लोग का यही है, ताकि नेक्स्ट में जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ें तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो आई थिंक क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।